हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अगर ये आप प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ 20 जो है वो पूर्ण बुक से आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं वो हम लेके आए हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 3 मार्च को देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि असंग जनन क्या है और इसके महत्व के बारे में। तो देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना अर्धसूत्री यानी कि बिना ही किसी आधे टुकड़े के विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण कर देता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। यानी कि अर्धसूत्री का ये जो क्रिया है, ठीक है, वो विभाजन की अनुपस्थिति को दर्शाता है और इसी में नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके जो असंग जनन है उसके हम प्रकार को देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि इसे क्या महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या है, ठीक है, कायिक जनन को पहले समझ लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। ठीक है, ये जो कायिक प्रजनन है, इसी प्रकार के प्रजनन में जो है बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है। इसमें बीज तो नहीं होता लेकिन किसी कलिका से ये नए पौधे का जन्म लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे आलू, गन्ना, हल्दी इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब दूसरा इसका प्रकार है अनिषेक बीजता। ठीक है, तो अनिषेक बीजता में हम लिखेंगे कि इस प्रकार की प्रजनन बीज द्वारा होता है। देखिए, कायिक प्रजनन बीज के द्वारा नहीं होता है लेकिन अनिषेक बीजता जो है वो बीज के द्वारा ही होता है। लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो जब ये बीज बनता है तो उसमें समयुग्म और अर्धसूत्री दोनों ही विभाजन नहीं होते। एग्जाम्पल में मक्का और धतूरा इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि द्विनिषेचन द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो दोहरा निषेचन कहते हैं किसे, ठीक है, ये किस प्रकार से दोहरा निषेचन है और ये कैसे हम समझेंगे, कैसे लिखेंगे कि हमारे इस पे नंबर मिल जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ही ये एग्ज़ाम में पूछे आ गए हैं। तो लिखेंगे कि पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। क्या करते हैं, जो पराग नलिका होती है उसमें ये उपस्थित होते हैं और इसके दोनों ही नर युग्मक जो है नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद और जब ये निषेचन होने के बाद जब ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो उसके बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक जो नर युग्मक है वो वास्तविक रूप से मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए फिर आगे है कि प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। क्या करता है, केंद्रक के साथ वो अटैच हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। यानी कि दोहरा निषेचन है तो जो दूसरा युग्मक है वो 2 ध्रुवीय केंद्र द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंच जाता है और उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को विसंलयन कहते हैं और
यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया को ही द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इसी क्रिया को हम द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये हो गया द्विनिषेचन का संक्षिप्त टिप्पणी। अब देखेंगे हम अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रायः एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है। ठीक है, किसी भी बीजांड या बीज में सिर्फ एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है कि अगर किसी भी बीजांड या बीज में अगर एक भ्रूण है तो वो क्या करेगा? एक भ्रूण है तो वो क्या है? भ्रूणता है। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा भी अधिक होता है, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों में यह घटना अधिक होती है। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उसमें ये घटना अधिक होती है क्योंकि उसमें भ्रूणता जो है अधिक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह काफ़ी कम पाई जाती है। क्या की जाती है? ये काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो बहुभ्रूणता की खोज अति लघु में यह आता है कि किसने की थी, तो आप लिख देंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो ये हो गया आपका बहुभ्रूणता का टिप्पणी किसे कहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आवर्त चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि आवर्त चक्र क्या होता है। तो मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। आप एक छोटे छोटे क्रिया को समझेंगे तो आप तुरंत ही से लिख सकते हैं। देखिए, मादाओं में जो अंडाणु का निर्माण होता है वो प्रत्येक यानी कि हर माह 28 दिन के बाद होता है। इस चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। जो चक्र 28 दिन के बाद महिलाओं में अंडाणु उत्पन्न करता है उसी चक्र को हम आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में वह चक्र 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रत्येक स्त्री में ये जो चक्र होता है वो 12 से 13 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आवर्त चक्र का नियमन करने वाले 2 प्रमुख हार्मोन्स यानी कि LH और FSH हैं। ठीक है, इस आवर्त चक्र का जो नियमन कराने वाले हार्मोन्स होते हैं यानी कि कोई भी प्रक्रिया हमारे शरीर में हार्मोन्स के द्वारा होती है, इसलिए ये जो प्रमुख इसके हार्मोन्स हैं वो एक LH है और एक FSH है। तो इस प्रकार से हमारा चारों क्वेश्चन क्लियर है। अब हम देखेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके क्वेश्चन 2018, 20, 22 और 23-24 में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये लिंग निर्धारण है वो क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट बताता है। तो लिंग निर्धारण किस प्रकार से होते हैं मनुष्य में और कैसे पता करेंगे, तो यही इसकी इसमें टिप्पणी देनी है। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रत्येक मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मानव की गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो कहा जाएगा 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र। तो मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं। क्या करते हैं? जिनमें से जो 22 गुणसूत्र हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है। यानी कि अगर 23 जोड़ी गुणसूत्र है तो उसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री हो या फिर पुरुष, तो उसमें ये कायिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र जो है वो लिंग गुणसूत्र होता है, उसमें एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, ये आप याद रखिएगा।
22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो कायी गुणसूत्र है, और जो एक जोड़ी बचता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पुरुष है या फिर स्त्री। तो देखिए यहाँ पे आगे समझिए कि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। मादा का लिंग गुणसूत्र XX होता है, ठीक है। मादा का जो लिंग गुणसूत्र है वो XX होता है, और तथा नर का गुणसूत्र XY होता है, ठीक है, XY होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा ही मानव में लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो 22 जोड़ी होते हैं वो नर और मादा दोनों में ही कायिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र है जो कि अलग है, तो जो नर है उसके लिए XY होता है और मादा के लिए XX होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है नर का शुक्राणु बराबर 22 + X, यानी कि 22 जोड़ी हो गया और प्लस X यानी कि एक जोड़ी, क्वामा 22 + Y यानी कि XY पाए जाते हैं। तो 22 अलग गुणसूत्र है, 22 अलग, तो ये 22 सेम है, और जो लिंग गुणसूत्र है वो X और Y है। वैसे ही मादा में अंडाणु होते हैं 22 + X और 22 + X, यानी कि इन दोनों में ही XX पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र। तो यही क्रिया को आप लिख देंगे तो आपको मानव में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार से कि मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है। क्या है? एक बड़े स्तर की परियोजना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत क्या हो जाता है, मनुष्य में जो जीनोम होती है उसकी स्थिति समस्त जीन की पहचान कर ली जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे कह रहा है कि मानव जीनोम में 3 × 10⁻9 क्षार युग्म है, ठीक है। मानव जीनोम में 3 × 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं, तथा प्रति क्षार पहचानने की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। जो प्रति क्षार होते हैं उसको पहचानने में लगभग, इस प्रक्रिया को पूरा करने में 13 वर्ष का समय लगता है। इसे व्यापकता यानी कि महापरियोजना भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम महापकता या फिर मानव परियोजना कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मानव जीनोम की परियोजना कैसे होती है। तो मानव जीवन में जो क्षार युग्म है वो है 3 × 10⁻9। आप इसे नोट कर लीजिएगा, और इस प्रक्रिया को पूरा करने में 13 वर्ष का समय लगता है। तो ये हो गया आपका छठवां का उत्तर। सातवां प्रश्न कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। डाउन सिंड्रोम आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम लिखेंगे अब डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने 1866 में खोजा था, ठीक है। ये जो लैंगडॉन डाउन है उन्होंने ही 1866 में डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। यह रोग 21वें जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र की एक अधिक प्रति के कारण होता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यह रोग 21वें जोड़ी ऑटोसोम की गुणसूत्रता के अधिक प्रति के कारण होता है। तो आप एक एक लाइन समझेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये जो डाउन सिंड्रोम का रोग है वो 21वें जोड़ी ऑटोसोम की गुणसूत्रता की अधिक प्रति के कारण होता है, ठीक है, जो त्रिगुणता यानी कि त्रिसोमी कहलाती है। इसको आप त्रिगुणता भी कह सकते हैं। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। जब डाउन सिंड्रोम की जो रोग है वो गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 कर देती है, ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन एवं उंगलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंदबुद्धि या विमंदित, ठीक है, फिर खुरदुरी त्वचा आदि लक्षण सामान्यतः पाए जाते
है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए, जो 46 से 47 गुणसूत्र हो जाएंगे तो उसकी कमी से जो ग्रसित व्यक्तियों का रूप है वो किस प्रकार से दिखेगा। तो आप लिखेंगे चेहरे में मंगोलियन लोगों की भांति, ठीक है, या फिर माथा चौड़ा होना, गर्दन एवं उंगलियां छोटी होनी तथा फूली हुई, फिर कद छोटा या फिर मंद छोटी, या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं वो त्वचा में या फिर शरीर में दिखाई देने लगती हैं, और इसी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो आई होप आपको डाउन सिंड्रोम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि IVF तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो IVF का फुल फॉर्म मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया था। ठीक है, तो देखिए IVF जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो देखिए आप नोट करते चलिए। कह रहा है कि इस प्रकार प्रक्रिया को अंततः पात्र निषेचन यानी कि IVF तकनीक कहते हैं। ठीक है, इसे आप हिंदी में अंतः पात्र निषेचन कह सकते हैं, जिसे हम IVF कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो भ्रूण में फैलोपियन नलिका होती है उसके स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण ZIFT कहते हैं, और इसे युग्मनज में फैलोपियन स्थानांतरण यानी कि ZIFT भी कहा जाता है। 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण 32 कोशिकीय को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो 8 कोशिकीय से अधिक विकसित भ्रूण है उसको 32 कोशिकीय गर्भाशय में स्थानांतरित यानी कि एक दूसरे के बदले कर दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर दिया जाता है। फिर कह रहा है कि जिसे अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण यानी कि इंट्रा यूट्रेनिन ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, गर्भ वृद्धि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। ठीक है, जैसे ही गर्भ वृद्धि पूरा होता है तो स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली कहते हैं, और इसी प्रकार से जो शिशु होते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा परख नली में रख लिए जाते हैं और वहीं से उनकी वृद्धि होने लगती है। तो मैंने आपको बता दिया IVF तकनीक क्या है। ठीक है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है IVF तकनीक का, तो ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना 9वां प्रश्न। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सहोपकारिता क्या है। तो देखिए, सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिससे दोनों जीवों को लाभ होता है। क्या होता है, इसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता है, उसे हम सहोपकारिता कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखिए। कह रहा है कि कवक तथा शैवाल के बीच संबंध, इसमें कवक पोषण तत्वों व जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो कवक और शैवाल है उनके बीच का संबंध, कवक जो है वो पोषण तत्वों का जल अवशोषित करता है और जो शैवाल है वो भोजन का निर्माण करता है, तो इसमें दोनों को हुआ ना लाभ, तो इसी को कहेंगे हम सहोपकारिता। अब हम देखेंगे अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि रेड डाटा बुक क्या है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक का डिफिनीशन करते हैं। तो रेड डाटा बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें लिखेंगे कि विश्व संरक्षण संघ ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची में इन सभी जीवों को शामिल किया गया है। यानी कि रेड डाटा बुक में जितने भी संघ के जीव हैं उनको उस संघ में क्या किया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है, उसे ही हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीव है उसको एक सूची में इन सभी जीवों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो गायब होने की कगार पर है। इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर विलुप्त कई भी जीव होते हैं, कैसे भी जीव होंगे तो इस रेड डाटा बुक में मिल जाएंगे, तो इसे ही हम कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 11वां प्रश्न।
11वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो इस पे हम देंगे संक्षिप्त टिप्पणी। लिखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन, जीव तथा पारस्परिक होती हैं। यहाँ पर जो वन और जीव हैं वो दोनों ही पारस्परिक विधि से होती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि का रोक लगा होता है। जब राष्ट्रीय उद्यान होता है तो इसमें लकड़ी काटना और शिकार करना दोनों पे ही हस्तक्षेप कर दिया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिसका नाम वर्तमान में जिस कार्बेट उद्यान है, ठीक है, यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका अब नाम कार्बेट उद्यान हो गया है, पहले हेली था और इसकी स्थिति उत्तराखंड में है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लोगों को इस कार्य से रोकता है और ये जो है जीवों को पारस्परिक रखता है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी। अब हम देखेंगे अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मिड की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है ये बहुत ही मोस्ट है, तो प्लाज्मिड को आप तैयार करिएगा। कह रहा है कि प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है। क्या होता है? किसी ये कोशिका का छोटा डीएनए अणु है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। ये गुणसूत्र के जो डीएनए होते हैं उससे हटकर होता है। यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलता है। ठीक है, ये छोटे व गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए के रूप में मिलता है। जहाँ गुणसूत्रों का डीएनए जीव सूचना देता है। यहाँ पर गुणसूत्रों का जो डीएनए है वो क्या करता है? सूचना देता है, जीव का सूचना देता है। वहाँ प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुँचाता है। तो उसी प्रकार से जो प्लाज्मिड डीएनए है वो असाधारण परिस्थितियों में यानी कि विचलन परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुँचाता है। इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 13 प्रश्न। 13 प्रश्न कह रहा है कि जीव चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। जीव चिकित्सा क्या होता है? सॉरी, जीन चिकित्सा है ये। जीन चिकित्सा क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोष पूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। ठीक है, ये जो जीन चिकित्सा है उसमें किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन को जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे और भ्रूण हैं उनके चिन्हित जीन को और दोषों को सुधार करते हैं, जिसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। जो दोषपूर्ण जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, और इसका जो दोषहीन जो जीन है उसकी क्षतिपूर्ति के कार्यों को भी ये संपन्न करता है। इसका पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया। इसका जो पहला प्रयोग है वो सन 1990 में एक 4 वर्ष की लड़की में किया जाता है जीन चिकित्सा का प्रयोग। तो यही हो गया आपका जीन चिकित्सा पर टिप्पणी। चौथा प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टीकाकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे नोट करिएगा। कह रहा है कि टीका निलंबित कोशिकाओं यानी कि शुष्क सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। ये जो टीका है वो एक निलंबित कोशिकाओं से सूक्ष्म जीव या कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है, जिनका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जिनका प्रयोग प्रतिरक्षा हेतु किया जाता है। ठीक है, यह एंटीजन का होल होता है। ठीक है, यह एंटीजन का होल जाता है, जिसे
इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है और इसे टीकाकरण कहते हैं। प्रतिरक्षा तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि इम्यूनिटी, तो ये टीकाकरण के कारण ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी की कमी नहीं रहती है। और टीकाकरण जो है वो बच्चों में भी लगता है, तो वो आपको पता होगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका टीकाकरण। 15 प्रश्न कह रहा है कि पोलियो रोग पर टिप्पणी कीजिए। पोलियो रोग क्या है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे कि पोलियो यह सामान्यतः बाल्यावस्था में होने वाला पोलियो वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, ये सामान्य बाल अवस्था में हो जाता है और यह पोलियो वायरस उत्पन्न रोग है। इस विषाणु का संक्रमण भोजन या जल के साथ होता है। इसका संक्रमण भोजन और जल दोनों के साथ ही होता है। विषाणु आहार नाल की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तथा वृद्धि करते हैं। ये आहार नाल में प्रवेश करते हैं तुरंत और कोशिकाओं में वृद्धि करने लगते हैं। यहाँ से लसिका तंत्र व रुधिर परिसंचरण द्वारा विषाणु केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र में पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लसिका तंत्र व रुधिर परिसंचरण तंत्र है उस पर परिसंचरण द्वारा विषाणु जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँच जाते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं पोलियो रोग। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 16 प्रश्न। 16 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। कह रहा है कि वर्णांधता क्या है? मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो वर्णांधता से लोगों को रेलवे की नौकरी भी नहीं मिलती है, तो किस प्रकार से नहीं मिलती है, आप इसका भी उत्तर इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णांधता आखिर में है क्या? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर इस रोग से कोई भी व्यक्ति ग्रसित है तो उसको लाल और हरे रंग में कोई फर्क नहीं समझ आता। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, इसका जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर ही आधारित है। वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी वाहक होती है। यह अप्रभावी है और इसकी मादा जो है वाहक है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल या पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अगर उसे लाल हरे में फ़र्क नहीं पता चलेगा तो रेल दुर्घटना में भी समस्या हो सकती है, इसलिए इसे रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। यही है वर्णांधता की कमी से होने वाली परेशानियाँ। तो अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। 17 नंबर कह रहा है कि XX और XY लिंग निर्धारिता तंत्र पर एक टिप्पणी दीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखेंगे? तो देखिए, इसे लाइगियस प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें मादा समयुग्मकी XX तथा नर विषम समयुग्मकी XY होता है एवं लिंग निर्धारण नर के शुक्राणु पर निर्भर करता है। क्या करता है? ये नर के शुक्राणु पर निर्भर करता है, क्योंकि नर में X और Y होता है। तो अगर इसका X गुणसूत्र जाता है तो बालिका की उत्पत्ति होती है और Y गुणसूत्र जाता है तो पुत्र की। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से लिंग निर्धारण। एग्जाम्पल में लिख देंगे हम, अधिकांश कीट, ड्रोसोफिला, मानव इत्यादि, ये तीनों में इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि मादा समयुग्मकी है और नर विषम युग्मकी। अब देखेंगे 18वां प्रश्न। कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आनुवंशिकता और विभिन्नता को एक एक शब्द में करेंगे तो लिखेंगे कि जीवों की अकारिकीय लक्षणों में अंतर ही विभिन्नता कहलाती है। जो जीवों की अकारिकीय लक्षण है उसके अंतर में ही विभिन्नता कहलाती है। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुँचने को आनुवंशिकता कहते हैं। ये जो जीवों की आकारिकीय लक्षण है उसके ही अंतर को विभिन्नता कहते हैं और यहाँ पर आनुवंशिक लक्षणों में जनकों की संतति में पहुँचाने को ही आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये हो गया आपका आनुवंशिकता और भिन्नता में एक एक वाक्य का स्पष्टीकरण। 19 प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। किसी प्राणी में, ठीक है, अगर आपके शरीर में किसी अन्य शरीर का रोगजनक प्रति रोग उत्पन्न करता है तो उसे रोकने के लिए हमें प्रतिरक्षा की शक्ति की ज़रूरत होती है और इसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षा कहते हैं। अगर आपके अंदर वो इम्यूनिटी है कि आप उससे लड़ सकते हैं तो आपको रोधक्षम या फिर प्रतिरक्षा कह सकते हैं। 20वां और आखिरी प्रश्न है हमारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कि बीटी कपास से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार कर लिया जाता है। जो कपास है बीटी जीवाणु उसके अविश प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन है वो अविश है और उसके संश्लेषण करने वाला जो जीन है वो जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा निवेशित करता है और इससे ही नया किस्म तैयार कर लिया जाता है जिसे बीटी कपास कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है, ठीक है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल की कीटों से बचा जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष करोड़ों की जो फसलें होती हैं उसकी कीटों से भी बचा जा सकता है बीटी जीवाणु के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया बीटी कपास की संक्षिप्त टिप्पणी। इस प्रकार से आपका 20वां प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको ये पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गए होंगे, पूरे बुक से हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे एक बार पढ़कर ज़रूर जाइएगा। आपके 3 नंबर की बात है तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।